हमारा यही है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अपनी सीटों पर अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब सीटें अगर हम बांट देंगे तो आखिर हम लड़ेंगे कहाँ? देखिए, हमारा जो गठबंधन का प्रस्ताव था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार जनाब अख्तरुल इमान साहब की तरफ से बार बार ये प्रस्ताव दिया जा रहा था। वो इसलिए दिया जा रहा था कि ये लोग बार बार एमआईएम पर इल्ज़ाम लगाते थे। जब उनकी सरकार नहीं बढ़ती थी, वो हार जाते थे, तो गली कूचों में बैठ के, होटलों में बैठ के लोगों के पास रो रो के बोलते थे कि एमआईएम लड़ी इलेक्शन, इसकी वजह से हम हार गए, एमआईएम की वजह से हमारी सरकार नहीं बनी, एमआईएम की वजह से हमारा एमएलए हार गया। इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए हमने जो है अख्तरुल इमान साहब ने प्रस्ताव रखा था। अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम सबको बांट देंगे सीट, तो हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे? ठीक है, आप हमको गठबंधन में मत लीजिए, लेकिन सवाल ये है तेजस्वी यादव जी, आप पर और आपके उन नेताओं पर और उन कार्यकर्ताओं पर जो मासूम आवाम के सामने रो रो कर ये बोलते हैं कि एमआईएम की वजह से हम हार गए, ये बात नहीं होनी चाहिए इलेक्शन के बाद। दूसरी बात ये है कि आप मुकेश सहनी, जिनकी 2% की आबादी है उनकी जाति की, आप उनको अपने गठबंधन में भी ले रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में लेके घुमाते हैं, और बाकी जो है दीगर बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको आप अपने गठबंधन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव की इसी गलती की वजह से वो सरकार में नहीं आया पाया था, सत्ता में नहीं आ पाया था। उन्होंने कांग्रेस को 70 सीट दे दिया था, और इन 70 सीट देने के बाद कांग्रेस क्या किया, 19 सीटों पर कामयाबी हासिल किया और 51 सीटें वो हार गया, जो उन्होंने बाजाब्ता बीजेपी को जिताने का काम किया। तो आप कांग्रेस जो निकम्मी है, जो बिहार में उसका कोई वजूद नहीं है, सियासी वजूद नहीं है, ओनली ये किशनगंज को छोड़कर बाकी उनका कहीं कोई वजूद नहीं है। आप उस पार्टी को जो है आप 70 सीट दे सकते हैं। एमआईएम जिन्होंने अपना मजबूत लोहा और अपना कदम रख चुका था, और 6 सीटों पर 5 सीटों पर जीतकर जो है उन्होंने अपना मजबूत दावेदारी और अपना ताकत दिखा चुका था। आप उस पार्टी को जो है गठबंधन में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप जो है कांग्रेस को लेंगे और दीगर पार्टियों को लेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग जो है आने वाले इलेक्शन के बाद बस इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, बस इसीलिए हमारा बिहार प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से गठबंधन का प्रस्ताव था। मुकेश सहनी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो आना ही नहीं चाहते हमारे साथ में, बीजेपी ऐसा चाहेगी नहीं कि वो हमारे साथ में आ जाए, वो सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। अब ये बोल कौन रहा है? मुकेश सहनी। जो मुकेश सहनी इलेक्शन के समय ये इलेक्शन 20 का इलेक्शन जो है वो बीजेपी के साथ लड़ रहा था, 25 का इलेक्शन वो गठबंधन के साथ लड़ रहा है। फिर जैसे ही कोई लात मारता है तो वो बीजेपी में चला जाता है, महागठबंधन वाले लात मारता है मुकेश सहनी को तो बीजेपी में चला जाता है, एनडीए बीजेपी वाले लात मारता है तो महागठबंधन में आ जाता है, जिसका खुद कोई ठिकाना नहीं। जो अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अगर प्रधानमंत्री हमारी जाति को जो है आरक्षण दे देगा तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए उस पार्टी में तो जाएंगे ही, उनके अलावा जो है हम उसको उसके लिए जान भी देने को तैयार है, निछावर भी उनके लिए जान करने को तैयार है। वो मुकेश सहनी एमआईएम पर इल्जाम लगा रहा है, तो यही सोचिए उसकी क्या ये है कथनी और करनी में कितना अंतर है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि आखिर जब हम हैदराबाद में नहीं लड़ते हैं तो आखिर यहाँ क्यों लड़ते हैं ओवैसी? क्या हमको वो हैदराबाद में 6 सीट देंगे जो 6 तो तेजस्वी यादव जी जाइए ना, आपकी औकात का पता चल जाएगा। आप जाइए ना हैदराबाद, क्यों नहीं जाते हैं? आपको औकात का पता चल जाएगा। आप तेलंगाना में जाके लड़िए इलेक्शन, औकात है। कैंडिडेट नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को, वहां पर कैंडिडेट नहीं मिलेगा, और वो जाए लड़े इलेक्शन, पता चल जाएगा उसकी औकात कितनी है, उसकी हैसियत क्या है। उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, और जिनको मिलेगा वो 200 से भी ज्यादा 300 वोट नहीं लाने वाला है। लेकिन एमआईएम ने 18 सीटों पर लड़के 5 सीटों पर एक मजबूत जीत, और ये सब जीत नहीं, एक सीटों पे हम लोग 54 हजार से ज्यादा वोटों से सिर्फ जीते हैं। तो हमने अपना वजूद दिखाया, हमारी ताकत है, हमारी हैसियत है, हम लड़ रहे हैं। तुम जाओ देखो हैदराबाद में हैसियत का पता चल जाएगा। आरजेडी के बड़े नेता है, फातमी करके नाम है उनका, उन्होंने कहा कि ओवैसी की कोई हैसियत नहीं है, वो यहाँ आके चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए हर पार्टी में क्या हुआ है, ये सो कॉल्ड सेकुलर जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों में हर पार्टियों में 2-4 लोगों को रखा गया है। जिस तरह कांग्रेस में इमरान प्रताप गधी को रखा गया है, इमरान प्रताप गधी को रखा गया है, इसी तरह आरजेडी में जो है अशरफ फातमी साहब को रखा गया है। तो ये लोग का काम ही यही है, इनका एक ही मिशन है, तुमको हम टिकट देंगे, तुमको हम राज्यसभा भेजेंगे, तुमको एमपी एमएलए का टिकट देंगे, तुमको हम पार्टी में उच्च पद देंगे, लेकिन उसके लिए तुमको जो है एमआईएम के खिलाफ बोलना पड़ेगा, अवैसी साहब के खिलाफ बोलना पड़ेगा, उनके खिलाफ तरह तरह के इल्जाम लगाना पड़ेगा उनके ऊपर, तब जाके हम तुमको टिकट देंगे। तो वो टिकट के लिए बेचारा ऐसा कर रहा है, इसमें कोई ये नहीं है। एमआईएम को लेकर लोग कहते हैं कि ज़्यादातर लोग या युवा उनसे वो जुड़े हुए हैं जो 12 से 13 या 15 साल के हैं, जिनका अभी वोट नहीं बना, जिनका वोट बना है वो विदेशी में काम करते हैं। तो ऐसे में एमआईएम कैसे जीत पाएगी जब सोशल मीडिया के अलावा धरातल पे कुछ नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं।
धरातल पे कुछ नहीं है। पिछले इलेक्शन में हमने दिखा दिया, लोकसभा इलेक्शन अभी 1 साल पहले हुआ था, वहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब को 3 लाख से ज़्यादा वोट मिला था। वो कहाँ से? सोशल मीडिया से मिल गया था। या 12-13 साल का लड़का जिनका वोट में लिस्ट में नाम नहीं है वो वोट की गिनती में आ गया, या फिर जो लोग विदेश में रहते हैं उनका। और ये खास करके जो है महागठबंधन वाले अक्सर जो हमारे विदेशी भाई लोग जो बाहर रहकर, चाहे वो किसी दूसरे प्रदेश में या दूसरे देश में जाकर जो है अपना रोजी रोटी करते हैं, घर संभालते हैं, अपनी फैमिली को चलाते हैं, वैसे लोगों का ये लोग बार बार अपना अपमान करने का काम करते हैं कि वहाँ के लोग जो है इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ वो नहीं, हमने 3.5 लाख से ज़्यादा, लगभग 3.25 लाख वोट हम अख्तर साहब को मिला है लोकसभा इलेक्शन में। उनके अलावा जो है 5 सीट जो हम 2020 में जीते थे, क्या वो 10-12 साल के लड़के जो है जो नारा लगाते थे वो वोट दिए, या फिर जो बाहर रहते थे वो वोट दिए? अब बताइए, अगर वो 12-13 साल का लड़का था, उनका तो आज वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया है। आज तो हम पहले 5 सीट जीते थे, इस बार आप देख लीजिएगा हम लोग कितनी सीट जीते हैं और कितनी ताकत से जीते हैं। उस बार 54,000, 36,000, 43,000 इतने ज़्यादा वोटों से हम जीते थे। इस बार आप देख लीजिएगा हर सीट हम लोग 50,000 से ज़्यादा सीटों से ज़्यादा वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी पूर्णिया में आए थे, उन्होंने कहा कि कान खोल कर सुन लो विपक्ष के लोगों या कांग्रेस या आरजेडी के लोग, कि यहाँ से एक एक घुसपैठे को हम निकाल करेंगे। अब ये बोल कौन रहा है जो गुजरात से आके बिहार में घुसपैठ करता है और बिहार में घुसपैठ करने के बाद बिहारियों को बोल रहा है कि यहाँ के एक एक घुसपैठ को बाहर निकालेंगे? तो ये सरासर जो है यहाँ के बिहार के आवाम का, सीमांचल के आवाम का, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, तमाम तबका के वोटरों का जो है ये प्रधानमंत्री गुजरात से आके बिहार में आते हैं और बिहार में घुसपैठ करने के बाद बिहारियों को जो है वो अपमान, उनके वोटों का अपमान करते हैं। दूसरी बात कि यहाँ जो है प्रधानमंत्री जी, आपके ही गुजरात का आपका साथी जो एक साथ आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, उन अमित शाह गृह मंत्री है देश का, आप जो है फिर क्या कहते हैं कोई घुसपैठ कैसे आया? आज 2014 से लेकर 24-25 चल रहा है, इतने सालों में जो है क्या कहते हैं, अगर कोई घुसपैठ अगर था तो निकला क्यों नहीं, और अगर नहीं था तो अब जो आप दावा कर रहे हैं कि है घुसपैठ, तो वो आया कैसे? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह जी को देना चाहिए। एक बयान और उन्होंने कहा कि असम, बंगाल और बिहार, इन तीनों राज्यों की जो महिलाएं हैं वो अपने आप की सुरक्षा को लेकर या उनके भाई बहन उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित हैं। अब ये बोल कौन रहा है जिनके गुजरात में बिल्किस बानो को बिल्कुल इसके तहत सामूहिक बलात्कार किया गया? बिल्किस बानो को उनके राज्य में, प्रधानमंत्री के राज्य में, जिनके राज्य में जो है बिल्किस बानो को सामूहिक बलात्कार किया गया, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिली। उन बलात्कारियों को जो है जेल से रिहा कर दिया गया था। ऐसे जगह के लोग जो है अपने राज्य में इंसाफ नहीं दिला पाया, वो आके आसाम, बंगाल और बिहार के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। दूसरी बात, वो बोल कौन रहा है जिनकी पार्टी में, बीजेपी का प्रधानमंत्री, जिनकी पार्टी में ज्यादातर बलात्कारी और अश्लील जो लोग ये होते हैं वो लोग भरे पड़े हैं, वैसे नेता भरे पड़े हैं, वो लोग जो है यहाँ पर इंसाफ दिलाएंगे। दूसरी बात कि आसाम के अंदर किनकी सरकार है? उसी बीजेपी की सरकार है। आखिर वो बीजेपी वहाँ पर महिला को सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है, जो पिछले 20 सालों से यहाँ पर एनडीए की सरकार है, वो लोग महिलाओं के सम्मान नहीं कर रहे हैं, और वो लोग फिर वहाँ का उस पार्टी का, उस गठबंधन का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हम जो है सम्मान दिलाएंगे, सुरक्षा दिलाएंगे। तो बताइए कि ये आप कर क्या रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री को हटाइए ना फिर। जब आपके मुख्यमंत्री रहते हुए बंगाल में, बिहार में आपका एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री रहते हुए आप लोग जो है महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे इन लोगों को हटाइए। उसके बाद फिर आप ये बात बोलेंगे, तब जो है इसका ये सही बैठेगा। अभी एमआईएम को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि खासकर गठबंधन के लोग, कि एक तरफ बीजेपी है जो माहौल ख़राब करवाती है, दूसरी तरफ एमआईएम जो माहौल ख़राब करती है, तो कहती है कि दोनों चुनाव लड़ रहे हैं तो गठबंधन को नुकसान देने के लिए। अब ये मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उनके विधानसभा क्षेत्र अमूर में जितना ज़्यादा जो है उनके मुसलमान चाहने वाले हैं, उससे कहीं ज़्यादा हिंदू जो उनके चाहने वालों में से है, दलित जो उनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज तक बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने कोई ऐसा स्पीच, कोई ऐसा भाषण, कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसमें 2 फिरकों में या 2 तबकों में कोई किसी तरह का नफरत फैला हो या कोई राइट हुआ हो, कुछ हुआ हो। बल्कि बिहार प्रदेश जनाब अख्तरुल ईमान साहब और उनकी टीम और एमआईएम हमेशा हक, हुकूक, इंसाफ की बात करती है, मजलूमों की बात करती है, दलितों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, मुसलमानों की बात करती है, तमाम तबकात की बात करती है। वो किसी एक तरफा बात नहीं करती है। और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो खुद देखिए कि आज जो है दूसरी पार्टियों में किस तरह से नफरत फैला रहा है, किस तरह से कैसे कैसे लोगों को टिकट दे रहा है। आप जानते होंगे कि कश्मीर में एक आसिफा नाम से बच्ची, 6 साल की बच्ची, जिनका बीजेपी और वहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर जो है उस बच्ची का बलात्कार किया था, उस नेता को, जिस
जिसने बलात्कार किया था उस इंसान को कांग्रेस पार्टी ने जो है टिकट देने का काम किया, और वो इल्ज़ाम एमआईएम के ऊपर लगा रहा है कि एमआईएम जो है इस तरह से राजनीति करती है। ये सरासर झूठ है। जब जिनकी ज़मीन खिसक जाती है तो इस तरह बहके बहके बातें करते हैं। कि आखिर में एक बात हम बोलना चाहेंगे और यहाँ के अवाम से भी एक बात कहना चाहेंगे कि आने वाले 2020 विधानसभा चुनाव 25 विधानसभा चुनाव में आप मजलिस के कैंडिडेट को वोट कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एमआईएम के कैंडिडेटों को जिताने का काम कीजिए, क्योंकि आपके हक की लड़ाई सिर्फ लड़ सकती है तो एमआईएम लड़ सकती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, उन चारों गद्दारों से जो पार्टी छोड़ के गया था आज वो कहीं का नहीं रहा है। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। किसी की टिकट कट रही है, किसी की जमानत जब्त हो रही है, आज वो जाके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं। और आने वाला वक्त में जो है वहाँ की आवाम, कोचा दामन, बहादुरगंज और आपका बाईसी और जोकीहाट की आवाम इन चारों गद्दारों को जो है सबक सिखाने का काम करेगी। और अभी आप देख रहे हैं किसी गद्दार को जो है भगाया जा रहा है अपने प्रोग्रामों से, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, किसी को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। समय आने दीजिए, इन लोग को और खदेड़ा जाएगा, इन लोग को और भगाया जाएगा, इन लोग को और बोलने नहीं दिया जाएगा। और याद रखिएगा, ये चारों की जमानत जब्त होगी। पहली बात तो 4 में से अक्सर की टिकट कट रही है, अब जिनको टिकट मिलेगी उनकी जमानत नहीं बचेगी, ये मैं कहना चाहूँगा। अभी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें तेजस्वी यादव के सामने एमआईएम के कार्यकर्ता आते हैं और तेजस्वी यादव बड़ा गुस्से में है, तो वो क्या कह रहे होंगे उस समय? अब पता नहीं, ये तो तेजस्वी यादव ही बेहतर कह सकता है उनको गुस्सा क्यों, क्योंकि जब भी हक बात कड़वी होती है, ये लोग आम आवाम में, समाज में जो है ये बात मशहूर है कि हक बात कड़वी लगती है। जब उन्होंने हक बात कहा होगा इसीलिए तेजस्वी यादव बुखला गया होगा और गुस्से में आ गया होगा, यही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं, 9वीं फेल है, उसके बारे में क्या ही बोलें। एक आदमी के ऊपर बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी ने उनको बजाया, तो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे, वो उसको लेकर कुछ बस वही बात देखिए ना, ये एक आम आवाम का जो है, अगर कोई उनसे मोहब्बत करने की चाहत में उनसे मिलना चाहता है या कुछ करना चाहता है, वैसे लोगों को वो भगा रहा है, मारपीट कर रहा है उनके गार्ड जो है, या और दूसरे तरह से जो है उनको परेशान कर रहा है। वो हॉस्पिटल में है। सोचने वाली बात है, यहाँ की आवाम को ये बात सोचना चाहिए कि तेजस्वी यादव किस तरह से राजनीति करते हैं, किस तरह से दूसरे लोगों से जो है नफरत करते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव नहीं है, ठाकुरगंज में 2020 में बोला था कि हम जो है, हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है, हमारी पार्टी सरकार में सत्ता में आती है तो हम जो है सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करेंगे। उनकी पार्टी 17 महीना 18 महीने तक सत्ता में रही, उन्होंने बहुत सारे कामों का क्रेडिट लिया, लेकिन सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन नहीं किया। ये वादा, इस आदमी को पहचानिए, इनकी शख्सियत, ये झूठे वादे करते हैं, फिर इलेक्शन आएगा, फिर वो आएंगे हेलीकॉप्टर से, यहाँ के मासूम आवाम को बरगलाने का काम करेंगे, भटकाने का काम करेंगे। ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है।